नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। दिल्ली में आज दिल्ली से वापस लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट विस्तार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की चर्चा के बीच दिल्ली दौरे पर सीएम धामी है, जहां पर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से इस दौरान बातचीत भी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जल्द ही नामों को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कैबिनेट विस्तार का इंतजार अब खत्म है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा किया जा सकता है। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से भी इस दौरान मुलाकात हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न निगमों प्राधिकरण पर भी चर्चा हो सकती है। नवरात्रों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नवरात्रि में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से इस दौरान बात की गई थी। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तमाम जो अटकलें थी वो अब खत्म हो चली है। वापस आज सीएम पुष्कर सिंह धामी लौटेंगे। इसके बाद किन नामों पर शीर्ष नेतृत्व ने मुहर लगाया है, इसको लेकर के भी चर्चा करते हुए नजर आए। तो जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे और जो कैबिनेट विस्तार का इंतजार था वो अब खत्म हो जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों के नाम सभी के सामने जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे। नवरात्रों में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से भी इस दौरान बातचीत की गई थी। मंत्रिमंडल विस्तार और जो तमाम अटकलें थी इस दौरान चर्चा किया जा रहा है। तो जहां सीएम धामी ने आज बैठक लिया, इस दौरान ही तमाम मंत्रिमंडल की जो अटकलें थी वो अब खत्म होने वाली हैं। किन नामों पर मुहर लगेगी यह देखना होगा, क्योंकि दिल्ली से अब वापस जाएंगे और उसके बाद फिर जिन नामों पर मुहर लगेगी तो जहां मुख्यमंत्री आज दिल्ली से वापस उत्तराखंड लौटेंगे, उसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हुई इस पर भी और किन नामों पर मुहर लगी है वो जल्द ही सभी के सामने होगा और इंतजार जो है वो आखिरकार खत्म हो गया। आपको ये बताते चले कि 5 सीटें खाली हैं। 5 सीटों पर 5 किन नामों को चूज किया जाता है यह देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों की कवायद शुरू कर दी है। बीते बुधवार को समिति के मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल के नेतृत्व में एक दल यात्रा की तैयारियों का आकलन करने बद्रीनाथ धाम पहुंचा और वही टीम ने धाम में बर्फबारी से हुए नुकसान का आकलन और यात्रा से पूर्व किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की। बताते यह चले कि इससे पहले मंगलवार को टीम ने यात्रा मार्ग पर बीकेटीसी के जो गेस्ट हाउस है और अन्य जो परिसंपत्तियां हैं उसका भी निरीक्षण करने पहुंची थी। बताते यह चले कि इस साल 30 अप्रैल अक्षय तृतीया से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस दिन सबसे पहले मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो वही आखिर में 4 मई को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद फिर श्रद्धालु जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। वही नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक मेयर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। पहली बैठक में कुल 29 प्रस्ताव लाए गए और हल्द्वानी के विकास कार्यों के लिए 163 करोड़ का बजट रखा गया, जो कि पिछले बजट की अपेक्षा में 6 से 7 करोड़ ज्यादा है। बोर्ड बैठक संपन्न होने के बाद मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 10 स्थान पर वेडिंग जोन, नगर निगम के लिए 55 कूड़ा वाहन, रानीबाग में सामुदायिक भवन बनाने जैसे जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी दी गई। इसके अलग शहर के बीच इन सभी जो नाले हैं उसकी सफाई का कार्य किया जाएगा ताकि मानसून अवधि में शहर के अंदर जलभराव जैसी जो समस्या है वो पैदा ना हो। वही बोर्ड बैठक में पार्षदों ने हल्द्वानी के दमवाठूंगा और की जो 35, 36 और 37 वार्ड के लोगों और हल्द्वानी में नजूल भूमि के लोगों को मालिकाना हक दिए जाने के लेकर के मांग उठाई है।
मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। इसमें कुछ चीज़ों के लिए मैंने उनको तब ज्ञापन भी दिया था, उनसे डिमांड भी की है। जैसे वार्ड 16 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, लगभग 10 स्थानों पर वेंडिंग जोन के लिए हमने पैसा मांगा है और लगभग 120 वाहनों की हमको आवश्यकता है और हमारे पास 65 वाहन हैं जो कूड़ा उठाते हैं। तो इतने वाहनों की हमने डिमांड की है। बाकी के वार्डों की DK पार्क जो पांडे जी के नाम पर है, पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यहाँ के प्रथम यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने कहा है। इस प्रकार हम चाहते हैं कि हल्द्वानी में एक घंटा घर का निर्माण भी हो। सर बैठक आज जैसे मैं पहली बार पार्षद चुनी गई हूँ, वार्ड 36 से नंबर हूँगा, तनुजा जोशी। सर सबसे पहले हमारा मुख्य जो मुद्दा है मालिकाना हक के लिए है। तो सबसे पहले मैंने अपनी ही वार्ड के लिए 35, 36, 37 और 38 जिसमें मालिकाना हक के लिए अपनी बात रखी है, प्रस्ताव रखा है और निवेदन किया है और लगता है कि सर हमारी बात सुनेंगे, आगे रखेंगे। और तो सर पानी, बिजली, कूड़ा गाड़ी, सफाई और यही मेन प्रमुख समस्याएं हर वार्ड की रहती है। इसके लिए हमने बात की और सर ने समझा भी है इस बात को। आपके वार्ड में नशा भी एक बड़ा सर वो मैं ओपनली जी बिल्कुल सर, आप अगर यहाँ रिकॉर्डिंग हुई होगी तो अम्बेडकर पार्क मैं जगह भी बताती हूँ और उसके आसपास के कुछ इलाके हैं, मैंने नगर आयुक्त से कंप्लेन भी की है और ओपनली वहाँ शराब बेची जाती है। तो इस मुद्दे पे ओपन बोर्ड पे मैंने बात करी है, इसमें कहीं ऐसी नहीं है, जो चीज़ गलत है तो गलत है। हाँ जी। देखिए, मैंने रानी महापौर महोदय को लेटर दिया था जिसमें डम्बोरडंगा जो है फॉरेस्ट की लैंड है और कम से कम 643 एकड़ की ज़मीन में ये फैला हुआ है। यहाँ पर जो है कि ये अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा विद्यालय, सामुदायिक भवन जो कि नगर निगम द्वारा ही बनाया गया है, वहाँ तमाम रोडें वहाँ पर हैं, वहाँ पर विद्यालय है, वह सारी सुविधाएं निगम द्वारा, सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन जो मेन मुद्दा यह है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो उनकी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको मालिकाना हक दिया जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राज्यपाल द्वारा इसको 2015-16 में राजस्व ग्राम की स्वीकृति भी दे दी गई है, लेकिन 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा उसको रोक दिया गया है। उत्तराखंड प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोपरि मानते हुए सभी बच्चों को समान और बेहतर शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे जो मदरसे हैं उस पर कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के तहत तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही ताकि शिक्षा के नाम पर कट्टरता न फैलाई जाए और सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाए। हर एक संस्थान पर इस तरीके की जो रोक है वही इस पर लगाया जा रहा है। तो वही इस पूरे मामले को लेकर के प्रदेश प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी छात्र की शिक्षा को प्रभावित करना नहीं है। अवैध शिक्षा केंद्रों पर कार्रवाई के बावजूद सरकार जरूरतमंद छात्रों की फीस का भुगतान करने का कार्य कर रही। यूके सरकार की शिक्षा सुधार पहल जो है वो रंग लाते हुए नजर आ, तमाम तरह के जो मदरसे पर कार्रवाई किया जा रहा। हालांकि धामी सरकार साफ कहता हुआ ये नजर आए हैं कि कहीं भी किसी भी बच्चे को शिक्षा में कट्टरता ना परोसी जाए और बच्चों को कट्टरता ना सिखाया जाए, क्योंकि एक बड़ा जीवन है उनके सामने। अगर बचपन से वो कट्टरता सीखेंगे तो आगे जाकर के वो कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जिससे कि दंगे भड़केंगे। तो इसी को लेकर के एक समान सभी बच्चों का शिक्षा प्राप्त हो, उसको लेकर के लगातार काम करते हुए उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है और इसी को लेकर के मदरसों पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर अल्मोड़ा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज खुमार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए। सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू विस्ट ने स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं कई विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को भी दी। शिविर में सल्ट विधायक और एसडीएम ने दिव्यांगों को व्हील चेयर और लाठी का वितरण किया। साथ ही साथ श्रम विभाग द्वारा कंबल, छाता, सैनिटरी, 5 लाभार्थी को महालक्ष्मी किट भी वितरित किए गए। इसके अलावा ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्री में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्थानीय ग्रामीणों को निःशुल्क दवा वितरित किया गया।
आपने देखा ही है कि आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार को 3 साल हो गए। लगातार सल्ट जो है विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो। लगातार हमारे क्षेत्र में सभी भवनों का नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि सड़कों की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएँ। अभी मेरे द्वारा मानीला में 5 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने के लिए दिए गए। साथ ही हमारे द्वारा एक्सरे मशीनों को अस्पतालों में दिया गया है। रोडों का डामरीकरण का कार्य चल रहा है। 80 करोड़ की लागत से यहाँ क्रैश बैरियर के कार्य चल रहे हैं। और साथ ही पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे भजनगढ़ पेयजल योजना, जिमार पंपिंग योजना, गढ़कोट पेयजल योजना, मंगरू खाल पेयजल योजना, सदै मेहरगांव पेयजल योजना। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में माननीय विधायक सल्ट की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को दी गई है। साथ ही यहाँ आयुष विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए और औषधि का वितरण किया गया। कुल हमें 32 शिकायतें आज के शिविर में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। 20 शिकायतें जांच से संबंधित होने के कारण संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। माननीय विधायक जी, आदरणीय। वही अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर बीजेपी सांसद के खिलाफ युवाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवा लापता सांसद लिखे हुए होर्डिंग और बैनर के साथ सांसद की तलाश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैनर पर लिखा कि जनता मांगे वोट का हिसाब, लापता सांसद को ढूंढ कर लाने को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। बताते यह भी चले कि युवाओं का यह आरोप है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से दूरी बना चुके हैं और अब तक जनता की समस्याओं का संज्ञान लेने तक नहीं पहुंची है। हालांकि प्रदर्शनकारों ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता की तकलीफों को जानने के लिए क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन हमारे सांसद जीत के बाद से लगातार लापता हैं। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वही आज उत्तराखंड पुलिस के अपराध और कानून व्यवस्था के अलावा एडीजी वीर मुरुगेश्वर ने लोडी अर्बट जो मल्टी स्टेट कैडेट और साथ ही LUCC के निदेशकों के खिलाफ राज्य में दर्ज कुल जो 7 मामले हैं उसकी समीक्षा की। एडीजी ने इन मामलों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। इस दौरान सभी जिलों के प्रभारी और क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि वे जांच को और तेज करें, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और साथ ही साथ पीड़ितों की जो शिकायत है उस पर तुरंत ही मामला दर्ज करने की बात की गई है। वही जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बल्लूपुर पावंटा राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीणों द्वारा दायर रीट पिटीशन है और अंडरपास की सुरक्षा को लेकर के NHAI के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए। जिला अधिकारियों ने कहा कि यदि निर्माण प्लान में खामियां हैं तो उन्हें सुधार और मानसून सीजन के मद्देनजर अंडरपास की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नालों पर बने जो अंडरपास है उनके जलभराव से सुरक्षा को लेकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। तो जहां सुरक्षा पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया और साथ ही साथ कहा क्योंकि मानसून का सीजन आने वाला है, ऐसे में अंडरपास में जो पानी भर जाता है जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करें। देखिए, जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लार्जर इन ट्रस्ट में अवश्य होता है, ज़रूरी होता है। उससे हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सोशल सर्विसेज की वो न्यून होती है, पर इसके साथ साथ कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। जैसे जो लोकल लोग हाईवे के निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होनी चाहिए, ना कि डिग्रेड होनी चाहिए। तो उसी दशा में लोकल ग्रामीणों की कुछ मांगें थी और उसमें से कुछ जेन्युइन भी पाई गई हैं,
इसी क्रम में NHAI को निर्देशित किया गया है कि विद इन अ वीक टाइम जो ग्रामीणों के कंसर्न्स हैं, जो उन्होंने राइटिंग में उनको उपलब्ध करवाए हैं, रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं, उन सब को। वही रुड़की पुलिस ने बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया है। यातायात पुलिस और NCC कैडेट्स ने एक जागरूकता रैली निकाली जो ट्रैफिक पुलिस लाइन से शुरू हुई। रैली का उद्देश्य लोगों को बच्चों को भिक्षा देने के बजाय शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना था। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने रैली को रवाना किया और लोगों से अपील की कि वे बच्चों को भिक्षा न दें बल्कि उन्हें शिक्षा दिलाने में मदद करें। अभियान है उत्तराखंड पुलिस का यूनिक अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, जिसके तहत हम उन बच्चों पे काम करते हैं जिनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए। ये 4 साल से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बेसिकली मार्च और अप्रैल महीने में चलाया जाता है। इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्कूलों में होनी चाहिए, जिनका हक पढ़ाई है, जिनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, वो छोटे मोटे कामों में जैसे भीख मांगना, जैसे छोटा मोटा सामान चौराहों पर बेचना, इस टाइप के कामों में लिप्त न हो। ये जो आज रैली है, इस रैली के माध्यम से और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आम जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि आम जन जो ये समझता है कि बच्चों को भीख दे करके, बच्चों को छोटी मोटी सामान दे करके उन्होंने पुण्य का काम किया, ऐसा कतई नहीं है। वो अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ अभियान के तहत किया गया। कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होने पर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। वही मौके पर SDM अजय वीर और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौजूद रहे। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी भी विशिष्ट धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए है। अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। तो नोटिस जारी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। लगातार उत्तराखंड सरकार की ओर से अवैध जो निर्माण किए गए हैं, जो अवैध धार्मिक स्थलों के निर्माण किए गए, उस पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ इस बार भी कुछ ऐसा ही कार्रवाई किया गया। अवैध मजार बना हुआ था जिस पर कार्रवाई किया गया है, जिसको ढहाया गया है। हालांकि नोटिस पहले ही जारी कर दिया जा चुका था और आज जाकर के इस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस बल तैनात किए गए हैं आसपास, ताकि किसी भी तरीके की कोई जो हिंसा है, कोई जो विरोध प्रदर्शन है, वो न वहां पर देखने को मिले। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वहां से, जहां पर कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है और आसपास पुलिस फोर्स नजर आ रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और कई कार्रवाई हैं जो देखने को मिलेंगे और अवैध निर्माण पर अब रोक लगाना देखा जाएगा। सुमन नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी थी? देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया गया? इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग को। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वही हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के पुलिस और पशु तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जहां नवोदय नगर में बदमाश पशु तस्करी की कोशिश कर रहे थे कि तभी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वही पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया और उससे पूछताछ भी जारी है। SP सिटी पंकज गोरेला ने बताया है कि कंट्रोल रूम को पशु तस्करी की कोशिश की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने तुरंत ही एक्शन लिया। आज कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी
एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी गाय के बछड़े को सेंट्रो बदमाश में बदमाशों द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम द्वारा जब फ्लैश किया गया तो थाना सटकुल पुलिस ने नवोदय नगर के पास जो है गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद गाड़ी को घेर लिया गया। घेरने पर बदमाशों को उतर कर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायर की। जब फायर पे एक बदमाश का जो है गोली लगी तो घायल होकर गिर गया। शेष 2 बदमाश जो है मौके से फरार हो गए और घायल बदमाश को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है और ये पशु तस्कर हैं और इसी प्रकार के वारदातों में संलिप्त हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि अन्य राज्य के अन्य थानों की पुलिस में से भी ये जेल जा चुके हैं। उत्तराखंड जाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। अब दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहन चालकों को परीक्षा देनी पड़ेगी। पास होने के बाद ही उन्हें पहाड़ों पर वाहन लेकर जाने की अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार पहली बार 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले यह व्यवस्था लागू कर रही है। यह परीक्षा परिवहन विभाग की ओर से लिया जाएगा। परिवहन विभाग यह परीक्षा ऋषिकेश और देहरादून में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर लेगा। अभी तक हालांकि बाहरी राज्यों से आने वाले जो कॉमर्शियल वाहन थे उनको उनके जो चालक है उनको हिल एंडोर्समेंट के कराने के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी। वो केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद हिल एंडोर्समेंट करा रहे थे। 4 धाम यात्रा से पहले अब एक व्यवस्था लागू कर ली गई है और उत्तराखंड सरकार की ओर से यह कहा गया कि जो बाहर से वाहन चालक आएंगे, उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, उनको पहले परीक्षा देना होगा। उसके बाद जाकर के अपने वाहन को वो लेकर के पहाड़ों पर यात्रा कर सकते हैं। एक बड़ी पहल उत्तराखंड सरकार की ओर से किया गया ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से लागू किया जा सके और साथ ही साथ तमाम तरीके की जो पहाड़ों में जाकर के जो हादसे होते हैं उससे भी बचाव के लिए एक पहल किया गया। एक नया नियम उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू किया गया। तो 4 धाम यात्रा से पहले इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ कहा कि जल्द से जल्द इसे लागू भी कर लिया जाएगा। और अब वाहन चालकों के लिए कहीं ना कहीं जरा सी परेशानी जरूर होने वाली है, क्योंकि जो परीक्षा पहले ऑनलाइन और फीस जमा करके किया जा रहा था वो अब जाकर के देहरादून और जगह पर जो स्थित है ड्राइविंग टेस्टिंग, वहां पर जाकर के अपना टेस्ट देना होगा। उसके बाद अगर उसमें पास होते हैं तभी जाकर के गाड़ी को पहाड़ों पर आप चढ़ाने की जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। हालांकि 4 धाम यात्रा आपको बताते चले कि 30 अप्रैल से शुरुआत है उसकी और उसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं और जो व्यवस्थाओं को आखिरी आकार है, आखिरी रूप है, वो देने की ओर लगातार सीएम धामी सरकार की ओर से बैठकें किया जा रहा और साथ ही साथ तमाम तरीके के जो नियम हैं वो भी लागू किए जा रहे ताकि जो यात्रा हो वो सुचारू रूप से चल सके और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके मद्देनजर ये काम करते हुए उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है। वही देहरादून में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण समारोह चल रहा है, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत किया। नर्सिंग अधिकारियों को इस दौरान नियुक्ति पत्र भी बांटते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आत्मसात करते हुए हम कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। अभी समस्त माननीय मंचासीन गणमान्य जनों एवं मंचाभिमुख देवियों और सज्जनों, आप सभी का आज के इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम उस ईश्वर को, जिसे हम जिस भी रूप में मानते हैं, का धन्यवाद ज्ञापित करें कि हम सभी आज यहाँ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ स्थिति में एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम सम्मानित हमारे प्रदेश के प्रथम सेवक, जो वो कहलाना पसंद करते हैं, जिन्हें प्रथम प्रेरक भी कहा जा सकता है, तो अतिशयोक्ति न होगी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका आज के चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।